नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विकसित भारत 2047 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने भाग लिया। इस वर्ष का विषय था विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय की आकांक्षा है कि देश विकसित भारत बने। यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है। यदि सभी राज्य इस लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें तो हम शानदार प्रगति करेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लिहाजा मुद्दा आपका में विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इग्रो फाउंडेशन के CEO प्रोफेसर चरण सिंह जी से। चरण सिंह जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मनोज जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा विकसित भारत का है और विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की भूमिका को खासा महत्वपूर्ण बताया है, उस पर खासा जोर दिया है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और विकसित राज्यों का विषय आता है, आप कैसे देखते हैं इस विषय को? अगर हम प्रधानमंत्री जी की रणनीति को शुरू से ही समझने की चेष्टा करें तो प्रधानमंत्री जी का यह हमेशा से आह्वान रहा है कि विकास के जो भी घटक हैं, जो भी उसके कंट्रीब्यूटर स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना चाहिए विकसित भारत के लिए। वो अगर देखते हैं तो विकसित भारत की जिन 4 जातियों की बात करी थी, यदि हम उसको देखते हैं तो, या हम राज्यों को देखते हैं तो उसको भी लेकर के, और इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही समावेशी एक एजेंडा तैयार किया है जिसमें सभी राज्य जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसको अगर हम देखते हैं तो इसके पहले मैं बैकग्राउंड में एक चीज ये बताना चाहूंगा कि कोविड के बाद से प्रधानमंत्री जी हर बजट में लाखों करोड़ रुपए राज्यों को शून्य ब्याज पर 50 साल का ऋण इसलिए दे रहे हैं कि राज्य कुछ ऐसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, सभी राज्य उसमें आकर के सहयोग कर सके, ताकि हम अपने जो उद्देश्य हैं, बड़े उद्देश्य हैं, हमारे बड़े उद्देश्य हैं विकसित भारत के लिए, जीरो पॉवर्टी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने सस्टेनेबिलिटी की भी बात करी हुई है। और वैसे भी यदि हम देखते हैं तो राज्यों के पास सर्वाधिक जो विकास के मुद्दे हैं उन्हीं के माध्यम से हम पूरे कर सकते हैं। शिक्षा हो तो, स्वास्थ्य हो तो, या हम इसी प्रकार से कृषि कहें तो, MSME कहते हैं तो, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तमामों ऐसी बातें हैं, या ग्रामीण विकास से तमामों ऐसी बातें हैं जो राज्यों को बिना हम शामिल किए हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम कुछ राज्यों को भी इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं यदि 10% जो है आबादी वाले राज्यों को भी इग्नोर करते हैं, तो क्या 10% की उस आबादी वाले राज्य की भूमिका को हम शामिल करने से देश को और आगे नहीं ले जा सकते? और यही प्रधानमंत्री जी की रणनीति है। और इस रणनीति को यदि हम देखते हैं तो अभी स्विट्जरलैंड में एक बैठक हुई थी, जो होती रहती वार्षिक बैठक, उसमें जो विपक्षी राज्य हो चाहे सत्ताधारी दल के राज्य रहे हो, सभी मिलकर के वहां पर काम करते हुए दिखाई पड़े थे, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि विदेशी निवेश भारत में बहुत तेजी से आने को लालायित है। ऐसे में राज्यों को अपने स्तर पर तैयारी करके उन निवेश को अपने यहां आकर्षित करना चाहिए। इसलिए राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं आपसे भी इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है और राज्यों की भूमिका, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो बिना राज्यों की भूमिका के उन योजनाओं का क्रियान्वयन या उन मुद्दों का समाधान, उन समस्याओं का समाधान
मुश्किल है, राज्यों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कैसे देखते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को? सबसे बड़ी बात यह है, अगर देश ने आगे बढ़ना है तो राज्यों के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। केंद्रीय सरकार नीतियां बना सकती है, अनाउंस कर सकती है, पर उनको लागू किसने करना है? लागू तो राज्यों ने करना है। और उसके बाद जिस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, ये ज्यादातर तो राज्य राज्य ही उसको लागू करेंगे। तो इसलिए जब हमने सोचा कि हम विकसित भारत बनेंगे, तो प्रधानमंत्री जी की जो नीति है बिल्कुल ठीक है कि राज्यों को आगे लेके जाना है। हर राज्य अगर अपने आप में ठान ले कि मैं 2047 तक अपने राज्य की आय दुगनी या तिगनी करना चाहूंगा, तो आप देखेंगे देश अपने आप विकसित हो जाएगा। और उस तरीके भागीदारी भी होगी। भागीदारी बहुत जरूरी है। जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली है। और सिर्फ राज्य नहीं, पंचायतें भी, लोकल बॉडीज को भी पैर में वो उमंग होनी चाहिए कि हम अभी विकसित बनने वाले हैं। विकसित किसने बनना है? 50% देश गांव में रह रहा है, उनको भी विकसित बनना है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भारत रह रहा है, उनको भी विकसित बनना है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो हैं ही हैं। तो इसलिए अगर भागीदारी रखनी है, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज सबको अपने साथ अपनी अपनी जिम्मेवारी देखकर भागीदारी निभानी होगी। यही अब मुद्दा है। केंद्रीय सरकार ने एक मुद्दा दिया कि हमको विकसित बनना है। उसके बाद राज्य सरकारों को पिछले साल कहा कि आप भी अपना अपना प्लान बनाइए, आपने विकसित कैसे बनना है। कुछ राज्यों ने बना लिया ब्लूप्रिंट, अभी तक ज्यादातर राज्यों ने नहीं बनाया, उनको भी बनाना है। उसके बाद लोकल बॉडीज को भी बनाना चाहिए। उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो है, केंद्रीय फाइनेंस कमीशन को भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे कि अब विकसित भारत हो रहा है, किधर किधर क्या क्या पैसा लगेगा। स्टेट्स के, राज्यों के भी फाइनेंस कमीशन बनते हैं, उनको भी विचार करना पड़ेगा कि 22 साल में विकसित बनना है, प्रायोरिटीज क्या होंगी, कौन से सेक्टर पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, वो सारी सीक्वेंसिंग के बारे में कौन सोचेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो नीति अपनाई है बहुत बढ़िया। पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि विकसित भारत बनना है, कागजात बन गए, नीति आयोग ने कुछ कागज बनाए, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने कुछ बनाया, फिर पिछले साल राज्यों को कहा, उनमें से कुछ बनना शुरू हो गया। इस साल जिन राज्यों ने बना लिया उसकी समीक्षा हो रही है। अगले साल तक आप देखेंगे कि पूरे देश में हर इलेक्टेड बॉडी, जी। सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, हर एक के पैर में उमंग होगा, हर एक के पास एक रोड मैप होगा, हर एक के पास एक प्लान होगा कि विकसित भारत किस तरीके बनना। विकसित भारत में पहलू क्या होंगे? जी। एजुकेशन बहुत जरूरी पहलू है, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमईज बहुत जरूरी पहलू है, हेल्थ बहुत जरूरी पहलू है। प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग में इन सब पहलुओं के बारे में बताया। जी, जाहिर सी बात है इसके चरण सिंह जी। अलावा उन्होंने विकसित भारत में गरीबी नहीं रह सकती, उसी तरीके फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कही गई। जी बिल्कुल चरण सिंह जी, तो ये फीमेल लेबर फोर्स जो आपने मुद्दे बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का एक भाव रहा है, एक संदेश रहा है कि टीम इंडिया के रूप में सभी को मिलकर काम करना है विकसित भारत के लिए। मनोज जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप बहुत अहम मानते हैं, खासतौर से अगर बात मैं गरीबी की करूं, जल संकट की जाए या खेती किसानी की बात की जाए, तो जो राज्यों की भूमिका है वो खासी महत्वपूर्ण हो जाती है शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से। आप कैसे देखते हैं राज्यों की भूमिका को इन मुद्दों पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत स्पष्ट संकेत यहाँ पर यह भी दिया कि वैश्विक स्तर पर हमारे यहाँ बहुत तेजी से निवेश की संभावनाएं बढ़, यहाँ आकर्षण बढ़ रहा है। उसके कारण यह है कि वैश्विक स्तर पर बहुत से कंट्रीज की आर्थिक स्थितियां बहुत सुदृढ़, या कह लीजिए बहुत ही डामाडोल है, फ्लूइड सिचुएशन वहां पर बन रही है, और भारत में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। जाहिर सी बात है, इस विकास के अगर हम उस पर जाते हैं तो राज्य इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं।
हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, एक भूमिका है, और प्रधानमंत्री जी ने उस ओर इंगित भी किया है, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो बात कही है, कृषि तो है ही है, या रोजगार है, और कह सकते हैं कि गरीबी कम करना है। मुझे नहीं लगता कि 47 तक प्रधानमंत्री जी गरीबी समाप्त होने का इंतजार करेंगे, विकसित होने का इंतजार कर सकते हैं। और जिस तेजी से भारत में गरीबी कम हुई है, जो गरीबी कभी 25% के आसपास थी, आज से 4 साल पहले वो 11% के पास आ चुकी है। तो मुझे लगता है ये गरीबी अगले कुछ वर्षों की मेहमान है। उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य ने ये घोषणा कर दी है कि अगले कुछ वर्ष में ही हम जीरो पॉवर्टी स्टेट बनने की ओर अग्रसर हैं। इसी प्रकार से और राज्य भी जहां पर गरीबी ज्यादा है, वो इसको घटाने के लिए प्रयासरत हैं। फिर कृषि की बात आ रही है, तो वहां पर भी बहुत से राज्य बहुत तेजी से, जैसे नॉर्थ ईस्ट का अगर हम देखते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा करी है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी उस ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाई वैल्यू एडिशन यानी महंगी फसलों की तरफ भी कृषि को आगे ले जाने का प्रयास है। उसमें कह सकते हैं कि हमारा फिशरीज भी, मत्स्य पालन भी आगे बढ़ रहा है। यानी कि उसमें न केवल कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मात्रात्मक विकास है, बल्कि उसकी संरचनात्मक परिवर्तन से उसको पोषणीय बनाने की बात है, जिससे कृषकों की आमदनी बढ़ सके। और निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए, इस रणनीति में ग्रामीण विकास को एक महत्वपूर्ण अंग लेकर के चला जा रहा है, क्योंकि भारत में 51 के बाद ग्रामीण क्षेत्र जो है पिछड़ेपन का पर्याय बन चुके थे, और प्रधानमंत्री जी कृषि और ग्रामीण को क्षेत्र को विकास का नया पर्यायवाची बनाने के लिए प्रयासरत है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं, और करने के लिए हम अग्रसर भी हैं, उसके प्रमाण हमारे पास है। आज अगर हम देखते हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य में हम सेचुरेट लगभग कर चुके हैं, चाहे ग्रामीण सड़क से हो, तो बिजली कनेक्शन से हो, तो स्वच्छता से हो, तो पक्के मकान की ओर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। सबको बिजली कनेक्शन से हो, उज्ज्वला से हो, तो या स्वास्थ्य सुविधाओं से अगर हम देखते हैं, या शिक्षा से देखते हैं, इंटरनेट की सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, जितनी मूलभूत सुविधाएं डेली जीवन के लिए आवश्यक है, वो तो दे ही चुके हैं। अब हम एक कदम आगे भी बढ़ चुके हैं, वो है इनकम सृजित करने में, आय सृजित करने में, और सशक्तिकरण को इनकम जनरेशन में कन्वर्ट करने की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, किसी भी बड़े जो है शहर में जाने के लिए 1 घंटे से 3 घंटे से 3 घंटे तक का ही समय लगेगा। कहीं पर भी आपातकाल में या वैसे भी जाना हो तो पहुंच सकते हैं। तो जो ये क्रांतिकारी परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण अंचलों में हुए हैं, उसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है, और आगे यही आपको दिखाई पड़ेगा, विकास की नई गाइडलाइंस बनाते हुए नजर आएंगे। जी मनोज जी, यहां पर मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आपने देश में बुनियादी ढांचे के विकास की बात की। आपने ये कहा कि गरीबी कम हुई है, सही बात है, देश में गरीबी कम हुई है, कई सेक्टर्स में बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है, देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार आया है। लेकिन कुछ समस्याएं प्राकृतिक मैं कहूंगा, और कुछ जो समाज के कारण पैदा होती हैं वो भी है। उसमें एक जल संकट है और बाढ़ के कारण आपने देखा होगा बिहार या नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, कई देश के राज्य ऐसे हैं जहां पर हर साल बाढ़ का असर, जो बाढ़ आती है उसका असर विकास पर पड़ता है, विकास प्रभावित होता है। इसी प्रकार कई राज्यों में जल का संकट भी है, भूजल नीचे जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इन समस्याओं को और राज्यों की भूमिका को? बहुत सही प्रश्न आपने किया मनोज जी। प्रधानमंत्री जी आप अगर देखेंगे तो पोषणीय विकास को रेखांकित करते हुए नजर आते, और ये केवल कह नहीं रहे, आप देखें तो ये बहुत मीडिया में कम चर्चा का विषय बना है। सैकड़ों नदियां जो लुप्त हो गई थी, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया गया है, उनको रिचार्ज किया गया। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ वृक्षारोपण की बात थी, उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे तो 1 सप्ताह में एक बहुत बड़ा ड्राइव होने वाला है, पिछले कई वर्षों से हो रहा है, अन्य राज्यों में भी ऐसा हो रहा है।
तो आप देखेंगे तो जो मूलभूत बातें हैं उनकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का मतलब कि हम मृदा शक्ति को बढ़ाते हैं और पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। तो ये जो बाढ़ और सूखा अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। जी कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। क्यों? क्योंकि हमने जो विकास सृजित किया है 51 के बाद से पश्चिम के मॉडल पर सृजित किया है, जो पूरी तरह से पर्यावरण को और क्लाइमेट की अनदेखी करता है। हम उसके साथ मिलकर, क्योंकि भारतीय विकास का मॉडल हमेशा से प्रकृति के साथ चलने का रहा है, तो हम उस ओर आगे बढ़ेंगे। आप पाएंगे कि पिछले कई वर्षों में, खासतौर पर मोदी जी के आने के बाद, कई सौ नदियां, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, उनको पुनर्जीवित किया गया है। तो ऐसे में आप पाएंगे कि ये नदियां अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी जल उपलब्ध कराने में, और साथ ही साथ बाढ़ को कम करने के लिए यह भूमिका, क्योंकि जब वो लिंक ही टूट जाता है तो वाटर कलेक्ट हो जाता है, और ये रहता है तो वाटर बॉडी बनी रहती है। और अगर देखेंगे भूमि भी पोषित होती है जल से, और उसको यदि सरप्लस पानी है तो एक तरीके से जहां उसको जाना है वो चला जाए। जी फिर वृक्षारोपण आवश्यक हो जाता है, और पानी बचाने के लिए जो वर्तमान कृषि प्रणाली है उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है, और उस पर बहुत तेज विकास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास अब सृजित किया जा रहा है। मुझे लगता है कुछ समय लगेगा, लेकिन इसके पॉजिटिव परिणाम अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, विकसित भारत के लिए जरूरी है कि जो बाढ़ का प्रबंधन है, जिस तरह से बाढ़ के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर राज्यों को जोर देना होगा। जो जल संकट है उस पर राज्यों को जोर देना होगा, और सूखे की समस्या जो देश के सामने खड़ी होती है उसको लेकर भी राज्यों को कुछ योजनाएं बनानी होंगी। प्रधानमंत्री जी इसीलिए टीम इंडिया की बात कहते हैं कि टीम इंडिया को मिलकर काम करना होगा। लेकिन चरण सिंह जी, जब हम बात देश की अर्थव्यवस्था की करते हैं, देश की जीडीपी की जाती है, तो उसमें जो कृषि का क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत में, विकसित भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, किसान आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, देश का उत्पादन बढ़े, इसमें आप कृषि की भूमिका को कैसे देखते हैं? और कृषि की जब मैं बात करता हूं तो राज्यों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़ना शुरू करो, राज्यों को, जैसे उन्होंने सजेशन दिया। और लैब टू लैंड वाला भी बात कही, जहां पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कही गई, जी केमिकल फ्री फार्मिंग की बात कही गई, और कहा गया कि हमने कितने ही 2500 साइंटिस्ट को रूरल एरियाज में भेज रहे हैं, ताकि वो जाकर पढ़े कि हम लोग खेती बाड़ी को किस तरीके अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके वो सस्टेनेबल बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की मीटिंग में भी कहा कि हम लोग ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन के बारे में। जी 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 ग्रीन एनर्जी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी ने इसको उठाया है। इस पे आपका क्या कहना है? तो उस तरीके, जी बिल्कुल तो चरण। उस पहलू से अगर उस पहलू से देखा जाए, तो प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उधर भी लाइफ क्वालिटी, एनवायरनमेंट क्वालिटी इंप्रूव की जाए। इसके अलावा जो मैंने एक चीज और नोट की, जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि हर राज्य में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। हमारे देश में बहुत अच्छी बात है, रिलीजियस टूरिज्म के बहुत अच्छे केंद्र हैं। हमने यूपी में देखा, राम मंदिर अयोध्या में बना, महाकुंभ मेला हुआ, आपने देखा किस तरीके यूपी की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिल रहा है। उसी तरीके पूरे देश में, हर राज्य में कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिलीजियस एंगल से भी है। तो वो भी बहुत आसानी से अगर डेवलप हो जाएं, तो आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में काफी फायदा एम्प्लॉयमेंट का,
इनकम जनरेशन का हो सकता है। तो उस पूरी चीज को अगर देखें तो बैलेंस्ड व्यू यही होगा कि हम लोग अपने रूरल एरियाज को थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो कृषि का क्षेत्र है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, गांव किसान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मनोज जी, जब बात देश की अर्थव्यवस्था की होती है, विकसित भारत की जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आपने निवेश की बात कही, प्रधानमंत्री जी ने भी निवेश के ऊपर खासा जोर दिया है। और राज्यों की भूमिका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दृष्टि से इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर मजबूत है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं तमाम सवाल किंतु परंतु होते रहे हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, कम से कम मोदी जी के आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक डिस्कशन का मुद्दा बना, क्योंकि 91 में जब हम लोग नई आर्थिक नीति लेकर के आए थे, मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी कैजुअलिटी बना था। तो 14 के बाद से प्रधानमंत्री जी का जो आकर्षण रहा है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, और उनका मानना है कि यदि हमको विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। आज अमेरिका भी इसीलिए परेशान है। जो टैरिफ वार है ट्रम्प का, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि पिछले कई दशकों में अमेरिका डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। तो आज वो छटपटा रहा है कि अपने यहां प्रोडक्शन कैसे करें। और प्रधानमंत्री जी 2014 में आते ही उन्होंने पहला कहा था मेक इन इंडिया। ये महत्वपूर्ण है और उस ओर बड़े कदम उठाए गए हैं, और स्वदेशीकरण पर भी इस पर जोर है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने चर्चा एआई की करी, स्किल की करी, सेमीकंडक्टर की करी, और ये सब जमीन पर उतर चुके हैं। अब इनका विस्तार है, राज्यों के माध्यम से विस्तार करने की रणनीति की चर्चा परसों प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग में करी है, वहां की बैठक में करी है। और इसके कई प्रमाण देखते हैं, विशेष रूप से डिफेंस सेक्टर जो आजकल चर्चा में है, ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद, तो उसमें आपको दिखता है कि स्वदेशीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है, और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो विदेशों में बहुत आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कई राज्य पहले से सौदा कर रहे थे, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे कह सकते हैं अचानक से लोगों का आकर्षण हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की तरफ बढ़ा है। सेमीकंडक्टर का छठा यूनिट, आप इतनी तेजी से सोचिए, साल भर पहले प्रधानमंत्री जी ने इस पर काम शुरू किया था, और आप देखते हैं छठा यूनिट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित करने की का शिलान्यास हो चुका है बड़े स्तर पर। तो हम उन क्रिटिकल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। एक और नाम लेता हूं, टॉयज इंडस्ट्री हम भूल चुके थे अपने यहां। आज टॉयज इंडस्ट्री का भारत में आप देखते हैं सर्वाधिक तेजी से जो अपना रहा है रिकॉर्ड, टॉयज इंडस्ट्री बहुत तेजी से इसमें एक्सपोर्ट भी हो रहा है, अपने यहां खपत हो रही है। तो हम ऐसे तमामों सेक्टर्स पर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में उभरे हैं। आज ही मैं देख रहा था कि जापान को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है व्हीकल्स बड़े स्तर पर। पिछले साल के मुकाबले इस साल जापान को जो हम कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कई गुना की वृद्धि आई है। हम बहुत से बड़े बड़े जो है कंट्रीज को हम गाड़ियां जो है बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम नए सेक्टर्स जहां पर हमको ज्यादा फायदा नजर आ रहा है स्किल के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, रिलेटिव एडवांटेज के लिहाज से, हम न केवल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं बल्कि उनके एक्सपोर्ट, जो प्रधानमंत्री जी का कहना है वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल, जी, हम उस ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी राज्यों को इसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। मसलन आप देखते हैं हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है बांग्लादेश में, जिस प्रकार की परिस्थितियां देखते हुए कि हम टेक्सटाइल और अपैरल में यानी कि वस्त्र उत्पादन और निर्यात में भी अपने को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रख करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, उधर निवेश करना होगा, और उनके एक्सपोर्ट पर भी हमको अपना ध्यान केंद्रित करना।
जी बिल्कुल चरण सिंह जी, अगर बात की जाए कृषि क्षेत्र की बात की जाए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो 2047 तक भारत विकसित भारत बने और उसमें राज्यों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। अलग अलग पहलू हैं जिन पे सरकार, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए काम कर रही है, लेकिन राज्यों की भूमिका, इसीलिए टीम इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस रहता है, जोर रहता है, ताकि सारे राज्य मिलकर विकसित भारत के लिए एकजुट होकर एक टीम के साथ काम करें। आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।